अम्बेडकर के संविधान ने हम गरीब पिछड़ा दलित के एक बहुत बड़ा ताकत वोट का अधिकार दिया है। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं? जो चुनाव आयोग को नियुक्ति का जो प्रक्रिया पहले जो तरीका था, पक्ष विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन होता था, लेकिन मोदी जी ने उनको बदलकर सरकार का पक्ष कर सरकार सत्ता में जो है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को नियुक्ति की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बिहार में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन को वोट को नुकसान देकर और बिहार में भी हम सरकार बना ले। परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तरह तरह के दुनिया के लोग आके बस गए हैं। अभी मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा है, उसमें बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना पाकिस्तानी है। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा उनका चुनाव आयोग का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट को चोरी करके सरकार बनाना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जाति समुदाय के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया, उसके लिए आज गांव गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब, किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे हैं। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में मोदी जी को वोट चोरी करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो आज तक जितना वो चोरी कर लिए, जैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब पिछड़ा दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब मैं अनुरोध करता हूं सांसद संजय यादव जी से कि वो आपसे मुखातिब। शुक्रिया। साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री मुकेश सैनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के हर गली गली, शहर शहर और घर घर घूम रहे हैं। और जो रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा का वो तो अवर्णनीय है। आज प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पे दौरा था। उन्होंने, और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। और क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है? बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उसी जनता के हलफनामे पर आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 23 वर्ष की आयु के बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं और 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, 2014 में आपको 33 सांसद दिए और अभी भी आपको 30 सांसद दिए हैं। लेकिन बिहार को आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आपने अभी देश भर में पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार सरकार से जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, यहां से आवेदन दिया गया 1000 एकड़ भूमि के ऑफर के साथ में कि आप बिहार में टेक्सटाइल पार्क लगाए, लेकिन आपने बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया। आपने बिहार को कौन सी इंडस्ट्री और कारखाना दिया? आप ये बताइए। तो आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने नहीं आते, आप बिहार में रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप बिहार में पॉजिटिव बात नहीं करते, आप बिहार में नेगेटिव बात करते हैं। आप बिहार में कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, आप बिहार में डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बिहारियों को क्या चाहिए? बिहार के लोगों को चाहिए उद्योग धंधे चाहिए। आप उद्योग के बारे में बात नहीं करते, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करते, और जो आज बिहार में घुसखोरी और भ्रष्टाचार का जो आलम है, आप उस पर बात नहीं करते। आप इस एक्सरसाइज जो एसआईआर है, इसमें जगह जगह भ्रष्टाचार, पैसा ले लेके जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। कुत्ता बिलार चिंपांजी का भी जातीय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बन रहा है, जिनके आगे आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि अगली बार आप बिहार में आए तो आप ये बताएंगे कि आपके 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए और 20 साल बिहार में एनडीए के सरकार रहते हुए भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत क्या है? इन 11 वर्षों में आप हर राज्य का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए कि अन्य राज्यों में आपने प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया और बिहार में आपने प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया। आपको अपनी सफलता और असफलता का खुद एहसास हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, उसके बावजूद भी आप बिहार को केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आपके सामने मंच पर गिड़गिड़ाते रहते हैं कि कम से कम पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, आप नहीं देते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में 10 वर्षों में बिहार को 2 केंद्रीय विद्यालय मिले, एक मोतिहारी में और गया में। वो यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी और रेल मंत्री जो उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनकी देन थी। आप तो एक 100 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप दर्जा नहीं दे सकते। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में बिहार नंबर 1 है, लूट खसोट में बिहार नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1 है। आप जितने भी डेवलपमेंटल इंडेक्स देख लीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने ही पीएमओ के अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट को इत्मीनान से पढ़ लेना।
नीति आयोग के तमाम विकास के जो सूचकांक हैं उनमें बिहार सबसे फिसड्डी है। क्यों फिसड्डी है उसका जवाब आप देंगे। हर क्षेत्र में, चाहे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, स्वास्थ्य में बिहार में सबसे अधिक स्टंटेड बच्चे यानी बोनेपन का शिकार बिहार के बच्चे हैं। बिहार की 45% महिलाएं एनीमिक हैं यानी जिनमें खून की कमी है। WHO के अनुसार सबसे अधिक बिहार में 30,000 की आबादी पे एक सरकारी डॉक्टर है। तो इनका दोषी कौन है? इन सुविधाओं पे बात नहीं करेंगे, वो सकारात्मक बात कोई नहीं करेंगे उन्होंने। और आप देखिए कल क्या कहा है। आप बिहार में कितने केंद्रीय मंत्री हैं आपको पता है? किसी केंद्रीय मंत्री के विभाग की आपने किसी उपलब्धि की बात सुनी है उनके मुंह से? कल इनके MLA, इनके MP और इनके उप मुख्यमंत्री कल बता रहे हैं कि बिहार से हमने 12,000 ट्रेन चलाएंगे बिहार से। क्यों भाई? और वो ट्रेनें कहाँ जाएंगी? वो गुजरात में जाएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इन्होंने गुजरात में बैठानी है। गुजरात को 4 लाख 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट देने हैं। बिहार में आप कुछ देंगे नहीं। बिहार से मजदूर सप्लाई करने के लिए आप 12,000 ट्रेन चला रहे हैं। ये बिहार के लिए फक्र और उपलब्धि का विषय नहीं है। विषय ये होना चाहिए कि आपने बिहार में कितने उद्योग धंधे लगाए, आपने बिहार को दिया क्या। तो हमारा ये सवाल है, हमारे जो नेता, देश के 2 युवा नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सैनी जी, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, और आप सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं। और उन्हीं घुसपैठियों की जिनको आप आज तक साबित भी नहीं कर पाए, आपके चुनाव आयोग भी साबित नहीं कर पाया कि कौन घुसपैठिए हैं। अगर हैं भी तो वो आपकी बदौलत है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है, बिहार की महान सरजमी और ऐतिहासिक सरजमी पे आए तो कम से कम मुद्दों की बात करें और अपनी उपलब्धि का जिक्र करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ आ जाए, इधर बीच में संजय जी, ये ताकि ये माइक इधर आ जाएंगे ना। हाँ आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो, अब मैं अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आवाज जीतू पटवारी जी को कि वे संबोधित। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश सैनी जी, आदरणीय हमारे सांसद संजय जी, आदरणीय अनुपम जी, आदरणीय अभय जी, अभी देश के प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं। राहुल गांधी जी भी बिहार में लगातार वोट चोरी की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए बिहार के सम्मान की, बिहार की सड़कों पे बात कर रहे हैं, सैनी जी के सहयोग से मैं समझता हूं कि पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। साथियों, हर घर एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, हर घर में से यह आवाज आने लगी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस पे बिहार में आकर गया में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उन घुसपैठियों को निकाल रहे हैं जिन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम बिहार के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं अभी आदरणीय सांसद जी ने, संजय जी ने बहुत विस्तार से बात कही। आदरणीय मोदी जी, अगर यहाँ घुसपैठिए है तो उसका दोषी अगर एकमात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई यहाँ घुसपैठिए है भी तो उसका दोषी है तो अमित शाह है। 20 साल की आपकी बीजेपी की बिहार की सरकार है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की बात के महत्व को घटा दिया है। उस सम्मान को जो देश का प्रधानमंत्री का होता है, उस सम्मान को, उस जवान की कीमत को नरेंद्र मोदी जी ने क्वेश्च कर दिया है। याद करो वो बात, जब आज से 10 साल पहले बिहार में वोटों की बोली लगाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, पैकेज की घोषणा की थी बिहार वासियों। मैं आज बिहार के विकास के लिए एक पैकेज घोषित करना चाहता हूं। गया में 10 साल पहले 50,000 रुपए करूं कि नहीं करूं, 60,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 70,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 75,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, और अंत में 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए मैं पैकेज की घोषणा करता हूं। मोदी जी, आज आपने उस पैकेज की बात क्यों नहीं की? उस झूठ का जो आपने बोला था बिहार वासियों को क्यों नहीं बताया आपने? मैं मोतिहारी की उन चीनी मिलों की
चीनी से चाय मीठी करके पी के जाऊंगा जब मेरा संकल्प पूरा होगा। आपने ये बिहार के सामने पिछले चुनाव में कहा था, क्या हुआ उन चीनी मिलों का? मोतिहारी की चीनी मिलों की चाय कड़वी है मोदी जी, आपने उनकी चर्चा क्यों नहीं की? आपने वो चर्चा क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर पलायन है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर बेरोजगारी है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि अगर यह क्राइम है तो ये नीतीश कुमार की सरकार के कारण है? आपने ये बात क्यों नहीं की जब आपने ये कहा कि हम ऐसा बिल ला रहे हैं कि एक बिल जिसमें 1 साल तक कोई जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा, पद मुक्त होगा और 30 दिन में, और सांसद भी उसमें आएगा। तो आदरणीय मोदी जी, अगर सांसद भी उसमें आएगा तो फिर आपका एक मंत्री यहाँ का जिनेश मिश्रा मंत्री क्यों बना हुआ है? वो तो, उनको तो सजा हुई है राजस्थान में। अगर आपका यही बात थी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल क्यों नहीं गया? आपकी यही बात थी मोदी जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने घट्टी पीसिंग जिस उप मुख्यमंत्री के लिए कहा था, शरद पवार जी के भतीजे के लिए, उसका क्या हुआ? अजित पवार का, वो आज मंत्री बना क्यों बैठा है? और नरेंद्र मोदी जी, चुनावी बॉन्ड का जो क्राइम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, अब वो एक क्राइम है। सबसे पहले अगर इसका कोई जेल जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोषी होगी। इन लोगों को सबसे पहले पद मुक्त होगा। साथियों, इन सारी बातों से सिर्फ एक बात स्पष्ट होती है, देश को गुमराह करना है और वोटों की चोरी करनी है। वोटों की चोरी करनी है और फिर नए चुनाव में नई बातें करनी है। अगर वोट चोरी होता है, इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आम जनता पे पड़ता है। अगर आपने वादे किए पूरे नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमें तो सरकार चोरी से बनानी है। नरेंद्र मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी जी ने तथ्यों और तर्कों से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि 35 सीटों की चोरी स्पष्ट दिखती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी करके बनी है। तो सबसे बड़ा क्राइम तो इस देश की सरकार का है। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करता हूं, 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और घर आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। मैं आदरणीय संजय जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार से बिहार के पूरी परिस्थिति को वर्णित किया और कहा कि अगर इन सब बातों का दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। स्पष्ट है, जो गाड़ी का ड्राइवर है इस यात्रा का, वो गाड़ी का ड्राइवर बिहार की खुशहाली के लिए काम करना चाहता है। जो गाड़ी में बैठा हुआ वोट चोरी की बात करता हुआ एक नेता है देश का, वो देश के मूल ताकत, वोट की ताकत को, आम नागरिक के अधिकार और हक को आम नागरिक के पास रखना चाहता है, जिससे लाखों साल तक लोकतंत्र मजबूत रहे। ये मुकेश साहनी जी, जो सर्वहारा सैनी जी, जो सर्वहारा वर्ग की खुशहाली और उन्नति की बात करते हैं, उसके लिए एक कांग्रेस का हमारी सारी पार्टियों का गठबंधन है, महागठबंधन है। 100% जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है चुनाव आए और महागठबंधन की विजय हो। इस भावना के साथ मैं बिहार की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि 65 लाख वोट अगर यहां से काटे हैं और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं, तो इसमें गरीबों के क्यों काटे जा रहे हैं?
इसमें दलितों के क्यों काटे जा रहे हैं, इसमें वंचितों के क्यों काटे जा रहे हैं, वो बेरोजगार जो दूसरे राज्यों में हैं, यहाँ के निवासी है, उनके वोट क्यों काटे जा रहे हैं। इसका मतलब है आप बिहारियों को घुसपैठिया कहना चाहते हो, दलितों को घुसपैठिया कहना चाहते हो। आप जो वंचित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसको नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कह रहा है। बिहार वासियों जानो समझो, आपको नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कह के गए हैं, इसका बदला बिहार की जनता लेगी। मैं फिर से चुनाव आयोग की भी इस वक्त निंदा करूंगा। जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के पन्ना प्रभारी जैसा व्यवहार किया देश के सामने, यह अलोकतांत्रिक है, उन पर महाअभियोग आना चाहिए। देश एकजुटता से उस चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए जिसने बीजेपी के पन्ना प्रभारी के रूप में देश के सामने बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात की, क्योंकि ऐसी बात बीजेपी के प्रवक्ता सांसद नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि 70,000 करोड़ रुपए की केग ने यहां की गड़बड़ी और करप्शन की बात कही है। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा कि मेरी पूरी सरकार 70,000 करोड़ रुपए बीजेपी की बिहार की खा गई। केग की रिपोर्ट किसकी है? केग की रिपोर्ट बीजेपी की है, और 70,000 करोड़ रुपए स्थापित किया, सत्यापित किया बीजेपी केग की रिपोर्ट में। तो नरेंद्र मोदी जी, आपने उसकी बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की चोरी मेरी सरकार ने की, यहाँ की बिहार की? यह सवाल बिहार की जनता के बीच में है, और इसकी आवाज राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव और हमारे मुकेश सहनी जी है। धन्यवाद। अब मैं अंत में अनुपम जी से आग्रह करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता को। धन्यवाद अभय जी। नहीं ठीक है, नहीं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और यह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इसके पर्याप्त आंकड़े हैं हमारे पास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और बिहार भारत का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की जब जब बात हो तो लाजमी सी बात है कि युवाओं की बात प्राथमिकता से, प्रमुखता से होनी चाहिए। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उन मूलभूत मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो बिहार के लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। पढ़ाई का मुद्दा, कमाई का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, ये सब वो मुद्दे हैं जो बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं और युवाओं के मुद्दे हैं। लेकिन इन सब पैमानों पे जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, उसने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि आज बिहार का कोई परिवार नहीं होगा जिसका कोई बच्चा, भाई, पिता मजबूरी में पलायन कर रहा हो। मजबूरी में, ये नहीं कि बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं इसलिए जा रहा है। बिहार के लोग देश के अलग अलग शहरों के लेबर चौक को सुशोभित करने को विवश हैं। ऐसी स्थिति बना दी गई है कि बिहार आज हमारे देश का चीप लेबर सप्लायर जोन बन गया है। किन लोगों ने बनाया है और क्यों बनाया है, जब हम इसकी बात करेंगे तो समझ में आएगा कि वोट चोरी क्यों हो रही है। वोट चोरी इसलिए हो रही है और इन मुद्दों पे काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो सत्ता में है उनको पता है कि हम तो सत्ता में वोट चोरी करके, जनादेश चोरी करके बने रहेंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की नहीं सुनी जाती है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। किसानों की जमीन छीनी जा रही है औने पौने कीमत पे क्योंकि वोट चोरी करके हम सरकार बना लेंगे। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की इतनी गंभीर समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता है कि हम तो वोट चोरी करके, जनादेश चोरी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे। जिन लोगों को यह पता होगा कि वो वोट चोरी कर सकते हैं, वो जनता के किसी भी मुद्दे पर कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आज किसी भी मुद्दे पे जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इस वोट चोरी को रोकना। और इस वोट अधिकार यात्रा में
बिहार के कोने कोने से जिस तरह का अपार जन समर्थन और अभूतपूर्व उत्साह हमने देखा है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के लोग इस डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं क्योंकि ये जो डबल इंजन है, इसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। असल में एक इंजन चढ़ गया है बेरोजगार युवाओं की छाती पर और एक डबल इंजन का इंजन चढ़ गया है किसानों की छाती पर। और महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने बिहार में पलायन, बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सत्ता में बैठे ये तथाकथित डबल इंजन वाले वोटर गहन पुनरीक्षण के नाम पे क्या कर रहे हैं आप समझिए। हमने पलायन को मुद्दा बनाया, इन्होंने पलायन से पीड़ित लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश रची। किनका नाम बाहर हो रहा है? उनका नाम बाहर हो रहा है जो मजबूरी में इस सरकार के फेलियर के कारण देश भर के कोने कोने में जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए, और उन्हीं को फिर प्रधानमंत्री आके घुसपैठिया कह दे रहे हैं। अरे भाई, यहां बैठे कितने लोग हैं, किसके घर से कोई बाहर जाके नौकरी रोजगार नहीं कर रहा होगा, और अगर आपका वोट नाम कट गया होगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से बिहार में नहीं थे, तो आप घुसपैठिया हैं। बिहार के प्रवासी लोगों को, जिनको मजबूरी में देश भर में भटकना पड़ रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। किसको घुसपैठिया कहा है? जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है। किसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है? जो इस वक्त बिहार के बाहर थे। क्यों बाहर थे? क्योंकि उनको मजदूरी करना है, रोजी रोटी रोजगार के लिए बाहर रहना है। और बिहार में यह संस्कृति है, हम सब बिहारी हैं, जानते हैं। आप साल भर भले बाहर रहे, लेकिन शादी ब्याह में, पर्व त्योहार में और उससे भी ज्यादा जरूरी चुनाव में हर आदमी अपने गांव आता है, अपने घर आता है और वोट देता है। इस सरकार ने साजिश रच के उन लोगों का वोट का अधिकार छीना है जिनको पहले मजबूर किया है देश भर में भटकने के लिए। यह बिहार के हर परिवार तक आपके माध्यम से यह बात जानी चाहिए कि बिहार के लोगों को, जिनको पलायन के लिए विवश किया गया, उसको आज नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। उनको कोई अधिकार नहीं है घुसपैठिया कहने का, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए या बादशाह बन जाए। और उनको इस चुनाव में बिहार का हर वोटर सजा देगा। अगर सजा देगा तो सिर्फ इस एक बात का कि आपने बिहारियों को घुसपैठिया कैसे कह दिया। धन्यवाद। साथियों, में अंततः डॉक्टर गिरीश, सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षिप्त में पत्रकार वार्ता को सुनें। धन्यवाद साथियों, बहुत ही संक्षेप में 2-3 बातें करूंगा। 2 दिन से मैं इस यात्रा में हूं और मैंने जो मंजर देखा है, 76 और 77 के दौरान एक आंदोलन चला था, जिस तरह की भीड़ उस आंदोलन में उमड़ रही थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस आंदोलन में मैंने देखी है अपनी खुली आंखों से। और ये भीड़ मैनेज्ड नहीं है कि वाहनों में भर के लाई गई हो या किसी अन्य साधन से जुटाई गई हो। मैं देख रहा हूं चट्टी पर, चौराहे पर, गांव के किनारे, सड़कों के किनारे अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से तमाम लोग खड़े हुए इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज ये हिंदुस्तान में और बिहार में खास तौर पर ये नैरेटिव जनता के बीच सेट हो गया है कि वोटों की चोरी से ये सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में वोटों को इधर से उधर करते हुए सबने टीवी पर देखा। अभी कर्नाटक के नाम पर तो भंडाफोड़ी हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुआ, लोकसभा के चुनाव में हुआ। लोगों ने खुली आंखों से देखा किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। और ये सरकार लोकमत के बल पर नहीं बल्कि चोरी के बल पर सत्ता में आ रही है। इनकी लोकप्रियता का भी मूल्यांकन लोकसभा चुनाव में हो गया था, जब इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और देश की जनता ने इन्हें 240 पर समेट दिया था। तो इनकी लोकप्रियता तो अब गई। अब तो बदलाव की बयार बह रही है। जो गरीब लोग, आधी पोशाक पहने लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं,
मैं उनकी आंखों में झांक कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो इस गठबंधन से, महागठबंधन से एक बड़ी उम्मीद बांधे हुए हैं। मैं उन मुद्दों की बात इसलिए करूंगा कि जब से मैं आया हूं, भाई संजय ने और दूसरे साथी ने बिहार के तमाम मुद्दों को बहुत ही विस्तार पूर्वक रखा है। लेकिन मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, इस तरह की भीड़ जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में सड़कों पर उतरी सत्ता का बदलाव हुआ है। और इस यात्रा के कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है। मेरा ये निश्चित मत है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्ता का बदलाव इस चुनाव में जरूर होगा और बिहार को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष किस्म की सरकार मिलेगी। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात करूंगा। बिहार के इस आंदोलन से मोदी और अमित शाह जी की सरकार इतनी घबरा गई है, इतनी अधिक घबरा गई कि वो अचानक 130वां संशोधन पार्लियामेंट में ले आई। एक रात पहले तक किसी को ये मालूम नहीं था। ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, इस विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को सत्ता से या पद से डिसलॉज करने की साजिश है जिसे ये मोदी सरकार कर रही है। हमारा ऐसा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की क्रीम यहाँ बैठी हुई है। 1 सितंबर के बाद जब पटना में इस यात्रा का समापन होगा, इस काले कानून के बाद एक नए आंदोलन का सूत्रपात पूरे देश के पैमाने पर होगा और उसमें भी मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। एक शुभ सूचना देकर के बात खत्म कर रहा हूं। जिस दिन आप पटना की सड़कों पर इस यात्रा का समापन कर रहे होंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे होंगे, परसों ही मैं उत्तर प्रदेश से लौटा हूं। उत्तर प्रदेश की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा दूसरी पार्टियों ने मिलकर के तय किया है, उसी दिन हम भी आपकी आवाज को, बिहार की आवाज को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, समस्त 75 जिलों में उस दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मंच को भी धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद।